नमस्कार। आज हम विजय माल्या के उस पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई। उन्होंने कई दावे किए हैं। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है ध्रुव राठी का वीडियो विश्लेषण, वो इन दावों की पड़ताल करता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पॉडकास्ट और उसके विश्लेषण में गहरे उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दावों और जवाबी तर्कों में कितना दम है। हाँ, मतलब मकसद ये समझना है कि क्या माल्या वाकई, जैसे वो कहते हैं, हालात की शिकार है, या फिर ये अपने कामों पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। सही। स्रोत ने रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और खुद माल्या के पॉडकास्ट में दिए जवाबों का इस्तेमाल किया है। देखते हैं क्या निकलता है। चलिए शुरू करते हैं कर्मचारियों की सैलरी वाले मुद्दे से। माल्या का कहना है कि उन्हें अपने कर्मचारियों की बहुत परवाह थी। हाँ, उन्होंने कहा भी, आई वॉज प्राउड ऑफ द केयर दैट आई गेव टू माई एम्प्लॉइज। और उनका तर्क ये है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब फंड्स फ्रीज कर दिए तो वो सैलरी दे ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा विश्लेषण बताता है, टाइमलाइन का पेंच। अच्छा, वो कैसे? देखें, सैलरी रुकनी शुरू हुई थी 2012 के मध्य से। ओके। और फंड्स फ्रीज हुए 2013 में। तो ये जो 1 साल का गैप है। हाँ, ये गैप तो उनके तर्क को कमजोर करता है कि फंड्स फ्रीज होने से सैलरी रुकी। बिल्कुल। और एक बात और, कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दी थी सैलरी देने की, वो सिर्फ 1 महीने की थी, करीब 13 करोड़ की। जबकि बकाया तो कहीं ज्यादा था। हाँ, बकाया करीब 300 करोड़ बताया गया है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ 1 महीने की ही बात क्यों? और उनकी दूसरी कंपनियां तो चल रही थीं, मुनाफा भी कमा रही थीं। हाँ, उनका पैसा क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये भी सवाल है। सही। और इसी दौरान जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तब गोवा में वो अपने 60वें जन्मदिन की आलीशान पार्टी। हाँ, वो बड़ी फेमस पार्टी, करीब 13 करोड़ का खर्चा, एनरिके इग्लेसियस जैसे स्टार्स। और माल्या का तर्क कि वो तो उनका निजी पैसा था। जी, लेकिन उस समय के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस पर कहा था कि भाई, आप इतने कर्ज में डूबे हैं और ऐसी पार्टी कर रहे हैं। समाज में गलत संदेश जाता है। बिल्कुल। और बात सिर्फ सैलरी रुकने की नहीं थी। विश्लेषण ये भी बताता है कि किंगफिशर एयरलाइंस वो कर्मचारियों की सैलरी से टीडीएस काट तो रही थी, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, हाँ, पर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कर रही थी। अरे, तो इसका मतलब कर्मचारियों को टैक्स नोटिस आने लगे। जी हाँ, सोचिए, एक तो सैलरी नहीं, ऊपर से टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस, दोहरी मार थी ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अब आते हैं पर्सनल लायबिलिटी और क्रिमिनल चार्जेस पर। माल्या कहते हैं लोन कंपनी ने लिया था, किंगफिशर एयरलाइंस ने। हाँ, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ गारंटर था और उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, सिर्फ पैसे का मामला है। इट्स ऑल अबाउट मनी, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, यहाँ बात थोड़ी कानूनी हो जाती है। पहली बात तो, गारंटर कानूनी तौर पर देनदार होता है, ये यूके कोर्ट ने भी माना है। अच्छा। और दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, ये सही नहीं है। ईडी ने, मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने, हाँ, ईडी, उन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये क्रिमिनल केस है। तो मतलब सिविल लायबिलिटी के अलावा क्रिमिनल मामला भी है। जी हाँ। ईडी का आरोप है कि लोन के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। जैसे? विश्लेषण में क्या बताया गया है? विश्लेषण के अनुसार करीब 3500 करोड़ रुपए इधर उधर ट्रांसफर हुए, फिर बढ़ी हुई लीज दिखाकर पैसे लॉन्डर किए गए, और करीब 45 करोड़ से निजी जेट का इस्तेमाल हुआ, जिस पर उनका जवाब था कि दूसरे उद्योगपति भी करते हैं। हाँ, वो उनका तर्क था। फिर फॉर्मूला 1 टीम में पैसा गया, आरसीबी में पैसा गया, करीब 50 करोड़ F1 में और 16 करोड़ आरसीबी में। तो पैसों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। अब लोन की रकम पर भी बहस है। माल्या कहते हैं कर्ज सिर्फ 6,203 करोड़ था। हाँ, वो डीआरटी ऑर्डर का हवाला देते हैं। और कहते हैं कि बैंक तो अब तक 14,000 करोड़ वसूल चुके हैं, 2.5 गुना। इस पर स्रोत का कहना है कि डीआरटी ऑर्डर में 6,203 करोड़ मूलधन तो था, लेकिन साथ में 2013 से 11.5% सालाना ब्याज भी जोड़ने को कहा गया था। अच्छा, ब्याज जोड़कर रकम बढ़ जाएगी? हाँ, वो करीब 9,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो ये 9,000 करोड़ वाली फिगर यहाँ से आती है। और वो जो सेटलमेंट ऑफर्स की बात करते हैं कि 2012 से 15 के बीच 4 बार ऑफर दिया, उसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, ऐसा विश्लेषण कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माल्या से रिकॉर्ड मांगे थे। और 2016 के बाद जो ऑफर दिए, वो तो देश छोड़ने के बाद दिए गए थे, और शुरुआती रकम भी काफी कम थी, करीब 4,000 करोड़। और आखिर में उनका वो तर्क कि मैं चोर नहीं हूं। कहते हैं आई एम प्रोबेबली द ओनली चोर हु हैज बीन कॉल्ड चोर आफ्टर रीपेइंग 2.5 टाइम्स। हाँ, कि जब पैसा वसूली लिया तो मैं चोर कैसे हुआ? इसका क्या जवाब है विश्लेषण में? देखिए, पहली बात तो ये कि कानूनी तौर पर चोरी का माल बरामद होने से चोरी का जुर्म खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। दूसरी और अहम बात, ये पैसा उन्होंने खुद से खुशी खुशी नहीं लौटाया,
ये तो एजेंसियों ने उनकी संपत्ति जब्त करके बेचकर वसूलाए। जबरदस्ती। हाँ, ये स्वेच्छा से वापसी नहीं थी। बिल्कुल। और तीसरा, उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया था। मतलब जिसके पास पैसा चुकाने की क्षमता हो पर वो जानबूझकर न चुकाए। अच्छा, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विजय माल्या ने पॉडकास्ट में अपना पक्ष रखा, अपनी कहानी बताई जी। लेकिन जो विश्लेषण हमारे सामने है वो कई तथ्यों, टाइमलाइन और कानूनी बारीकियों के आधार पर उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, चाहे वो कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा हो या उनके खर्चे या लोन की सही रकम का सवाल हो या फिर क्रिमिनल चार्जेस की बात हो, हर पहलू पर काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि आखिर विजय माल्या ही वित्तीय गड़बड़ियों के पोस्टर बॉय क्यों बन गए? इतने सारे डिफॉल्टर हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें उनकी वो बेहद खर्चीली लाइफस्टाइल, कर्मचारियों की वो सार्वजनिक बदहाली और फिर जिस तरह वो देश छोड़कर गए उस टाइमिंग का रोल था? हो सकता है पब्लिक परसेप्शन पे इसका बहुत असर पड़ा। और ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल लोगों की जवाबदेही के बारे में क्या कहता है? और ये भी सोचने लायक है कि क्या पॉडकास्ट जैसे नए माध्यम, क्या ये पारंपरिक पत्रकारिता या अदालती कार्यवाही की तुलना में ऐसी जटिल कहानियों को एक अलग, शायद कम जांच पड़ताल वाली रोशनी में पेश करते हैं? ये वाकई गहरे सवाल हैं और शायद इन पे आगे भी सोचने की जरूरत है।